नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार में आपको कहां पर नजर रखनी है ये बताते हैं। आपको बता दें कि आप इस शो में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम इसमें शामिल करते हैं, जिस पर एक्सपर्ट भरोसेमंद सलाह देते हैं। तो सबसे पहले कैसे आप अपना सवाल भेज सकते हैं वो जान लीजिए। तो सिर्फ एक ही तरीका है, यानी एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब पर यह शो लाइव देखते वक्त आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए और सवाल भेजते वक्त याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने ये स्टॉक लिया हुआ है, किस भाव पे लिया है, क्या नजरिया है आपका शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर एक्सपर्ट आपको किस तरीके से स्पेसिफिक राय देते हैं। तो अपने सवाल भेजिए। याद रखिए कल की तैयारी में जो भी सवाल आज आप पूछेंगे वो आने वाले शो में हम आपको बताएंगे, यानी कल आपको जवाब दिए जाएंगे। मंगलवार यानी पिछले दिन जो आपने सवाल यूट्यूब पर पोस्ट किए थे वो सभी सवालों के जवाब आज के शो में मिलेंगे। तो चलिए इन सबके बीच में परिचय करा दूं। आज हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट HDFC सिक्योरिटी से अजीत नायक जी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज बाजार में जैसा एक्सपेक्टेड था मुनाफा वसूली नजर आई, लेकिन जरा एक बार लेवल्स अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरह की आज बाजार में कारोबार हुआ। तो निफ्टी जो है वो सपाट रहा, 25,100 के पास क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी 210 अंक गिरकर 56,650 के पास बंद हुआ। आज के निफ्टी के गेनर्स की जरा लिस्ट लेकर आई। निफ्टी 50 गेनर्स की अगर हम बात करें तो ग्रासिम लगभग 3.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो यहाँ 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली। टाटा मोटर्स 2% से ज़्यादा चला। इन्फोसिस, विप्रो और अडानी एंटरप्राइजेज, ये सभी स्टॉक जो रहे जिनमें टेक महिंद्रा भी शामिल था, ये सभी जो है निफ्टी के गेनर्स रहे। वहीं लूजर्स में ट्रेंड देखिए, 1.5% गिरकर बंद हुआ निफ्टी का टॉप लूजर। एशियन पेंट्स में लगभग 1.5% की गिरावट रही। मारुति सुजुकी लगभग 1.25% गिरा। बजाज फिनांस, टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व में 1 से 1.25% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए। मार्केट ब्रेथ अगर आपके सामने रखें तो आप देख पाएंगे कि 1510 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1223 शेयर ऐसे थे जिन पर आज दबाव देखा गया। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा और हेडलाइन के रूप में हमने आपको और भी अहम खबरें बताई। इन सबके बीच में अजीत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए अब कल जब बाजार में लोग उतरें तो किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। आज के बाजार को आपने कैसे देखा और इस हिसाब से कल के बाजार की क्या तैयारी करवाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। तो सबसे पहला जो अपना हर्डल लास्ट वीक भी जब हमने बात किया था तब बताया था 25,200 का है मार्केट पे। तो आज भी अगर देखेंगे तो मार्केट ने 20,160 का जो हाई बनाया है वो लगभग क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी अगर देखेंगे और पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे तो ओआई ज्यादा 25,200 के आसपास कॉल पे राइटिंग हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है मार्केट में, एक कंटिन्यूएशन जो हम लोग को पहले देखने मिलता था 3 से 4-5 दिन 1-1%, 1.5% का मूवमेंट मार्केट में, वो देखने को नहीं मिलेगा। 25,200 को मार्केट को डिसिसिवली क्रॉस करना जरूरी है। सिर्फ इंट्राडे क्रॉस नहीं करना बल्कि उसके ऊपर क्लोज देना बहुत अहमियत रखता है। हाँ, वैसे उसी तरह बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो 26,400 का लेवल है नीचे के स्तर पर, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वहां से एक ब्रेकआउट आके एक बुलिश कैंडल का क्लोज हुआ था और वो जो ब्रेकआउट लेवल है 56,400 का, उसके नीचे बैंक निफ्टी में भी बंद नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक फेल्ड ब्रेकआउट भी होने का चांसेस है। तो इसी तरह टोटल जो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल ही स्ट्रांग है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक दिन का मूवमेंट देता है, फिर कंसोलिडेट 3-4 दिन करता है। इसी तरह मार्केट का मूवमेंट चल रहा है। आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, आप देखेंगे एक्सपायरी में कुछ ज्यादा मूवमेंट ही नहीं रहा था सेंसेक्स की भी। ऑलमोस्ट आईवी जो है लगातार थ्रू आउट द डे ड्रॉप होते जा रहा था। इसका मतलब जो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स है वो ज्यादा एक्टिव है।
तो 25,200 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो वहां से एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। ऐसे समय पे जो शॉर्ट अपना जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज है जो अच्छे क्वालिटी के, उस पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा उसमें रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट रह के पीछे की तरफ से ये मिड कैप वगैरह चलने लगता है। ये बाजार पर एक टेक्निकल नजरिया साफ तौर पर आता हुआ, क्या क्या वो पहलू हैं जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो आपको साफ तौर पर अजीत ने बताया। याद रखिए, निफ्टी में 25,200 का स्तर यहाँ जो अगर थमता है, यहाँ से अप अगर नहीं रहता है तो उछाल नहीं दिखेगा। 56,400 का जो स्तर है वो बहुत अहम है, खासतौर पे बैंक निफ्टी क्या, इस पर भी निगाह रखनी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की ओर और फटाफट से उन सवालों को शामिल करते हैं जो हमारे दर्शकों ने हम तक पहुंचाए हैं। पहला सवाल जो है वो संदीप जाधव का है और इनके दो सवाल हैं अजीत जी। पहला सवाल इनका पावर ग्रिड पे है। पावर ग्रिड इन्होंने 290 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। आरईसी लिमिटेड इन्होंने 403 के भाव पे लिया हुआ है। इन्होंने लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहा है दोनों ही स्टॉक में, पावर ग्रिड 290 और आरईसी 403। बताइए क्या राय होगी। पावर ग्रिड 200 285 का एक अच्छा डिमांड लेवल है, वहां पे इसे टेस्ट करके वापस रिबाउंड कर रहा है। और जो टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं डेली, वीकली, मंथली पे, तो मुझे पावर ग्रिड एक अच्छा अ, दिखाई दे रहा है। तो जब तक 260 के नीचे अगर जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे अगर क्लोज नहीं आता है, तो मुझे लगता है पावर ग्रिड में जो अप ट्रेंड है वो बना रहेगा। और अब ऊपरी स्तर पे 360 से लेके 370 तक के लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू बोला है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे एक वो लेवल पावर ग्रिड में देखने को मिलता है। अब हम आरईसी के बारे में बात करते हैं। आरईसी एंड पीएफसी 2 दिन से थोड़ा अच्छा मूवमेंट दे रहे थे, आज थोड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इनको भी थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखे तो 450 के ऊपर ये ब्रेकआउट लेवल है। तो जब तक वो लेवल ब्रेकआउट नहीं करता तो उसमें मोमेंटम नहीं आएगा और ये साइडवेज चल रहा है। जबकि जब इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक ने हायर हाई हायर बॉटम बनाना चालू किया है, ये स्टॉक जो है साइडवेज चल रहा है। तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा 450 के क्लोजिंग के बाद ही। ठीक है, तो आरईसी में 450 का जो स्तर है वो काफी मायने रखता है, उसका ध्यान रखना होगा। दोनों ही स्टॉक पर अजीत ने अपनी राय दी। सुनील का सवाल लेते हैं और इन्होंने इरेडा खरीदा हुआ है, लेकिन काफी ऊपरी स्तरों पर इरेडा पर इनकी खरीदारी है। 268 पे अजीत बाय किया है। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक मोमेंटम हमें नजर आया था इरेडा में, लगभग 5% तक ये स्टॉक चला। आज एक बार फिर से हल्का दबाव देखने को मिला। हालांकि इनकी बाइंग इसके भी ऊपर है 268 की, तो इस लिहाज से इरेडा कैसा लगता है आपको? टेक्निकल चार्ट पैटर्न अभी थोड़ा असेंडिंग ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी बने रह सकते हैं। 170 का सपोर्ट जोन है, उसके नीचे अगर नहीं जाता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी ऊपरी स्तर पे इसका 234 का जो है वो एक थोड़ा ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से सप्लाई चालू हुआ था, वो लेवल आता है। तो एक बार वहां पे आके जरूर एक कंसोलिडेट करेगा या यहाँ वहां से एक वापस रिवर्स भी हो सकता है। तो पहला मेरा रहेगा कि 234 पे ये कैसा बिहेव करता है वहां देखेंगे। अगर 234 को सरपास करता है तो फिर ये 315 और 300 से 315 का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट। ठीक है, तो आपको बने रहने की सलाह। यहाँ पर जो भी स्थितियां दिख रही हैं, आने वाले वक्त में उछाल नजर आ सकता है। याद रखिए 234 का स्तर अगर ये क्रॉस करता है तो आने वाले वक्त में 300 के भी लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तमल दास का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं तमल, और इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता देता हूं अजीत। 827 की इनकी बाइंग है, 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि 100 नहीं नहीं, ये अप्पा काले नहीं, मैं बात कर रहा हूं खासतौर पे सुनील के सवाल की। ये सवाल हम नहीं ले रहे हैं, अप्पा काले नहीं, तमल दास का सवाल लीजिए। मैंने नाम लिया तमल दास का, तमल दास का सवाल लिया हमने। टाटा मोटर्स पे इनकी बाइंग है, 827 की इनकी बाइंग है, 800 क्वांटिटी है और 6 महीने का नजरिया है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये लगभग 2% आज ऊपर, हालांकि इनके भाव से अभी 100 रुपए के आसपास 100 अंक नीचे है यहाँ पर। तो बताइए क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में अजीत? 827 की खरीदारी है, 6 महीने का नजरिया।
सर इसमें एक अच्छा पॉजिटिव इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 735 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गया तो उसका कंफर्मेशन भी आएगा और 680 जब तक ब्रेक नहीं करेगा इसमें बने रह सकते हैं 6 महीने। मेरे को लगता है 6 महीने से ज्यादा भी बने रह सकते हैं क्योंकि जब जब ये जो ब्लू चिप कंपनीज है उसमें ऐसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो स्टॉक जनरली 3 से 4 महीना पॉजिटिव परफॉर्मेंस पास रिकॉर्ड में हम देख सकते हैं कि वैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 680 पे वो ध्यान दें और अपसाइड ये 900 से लेके 1000 तक इजीली आ सकता है अगर 740 के ऊपर अगर ये बंद आ जाए तो टोटल ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट टाटा मोटर में को मिल रहा है। और ध्यान दें कि ये कंपनी आगे चल के स्प्लिट भी होने वाली है, ऐसा अलग एक न्यूज़ है मार्केट में, तो वो उस हिसाब से रिस्क मैनेज करें। तो बने रहने की आपको सलाह, और यहाँ से जो है वो बेहतर संकेत नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनोज कुमार का सवाल लेते हैं। अदानी विल्मर जो AWL एग्री अब हो चुका है, उस पर राय जानना चाहते हैं। 870 शेयर हैं, 364 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है, तो बताइए क्या करना चाहिए अजीत AWL एग्री में? अदानी विल्मर क्या करना चाहिए? इनकी बाइंग तो थोड़ी ऊपरी स्तरों की है। करंट प्राइस एक्शन देखें तो पॉजिटिव है। जब तक ये 260 का जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है बेटर स्टॉक है। कल परसों में इसमें एक ब्रेकआउट की उम्मीद भी हम कर सकते हैं जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन का पैटर्न बना है और ऊपरी स्तर पर ये 310 और 325 325 लेवल तक हमको देखने को मिल सकता है। अच्छा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। आउट एक्सपेक्टेशन है और इसमें बने रहने की आपको सलाह। भानु प्रमाणिक हमारे एक दर्शक हैं कोलकाता से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। राय जानना चाहते हैं ये CDSL पे 200 शेयर हैं और 1200 रुपए की इनकी बाइंग है। फिलहाल मैं यही कहूँगा काफ़ी शानदार स्तरों पर खरीदारी की है, मुनाफा भी यहाँ पर होता हुआ। और पूछ रहे हैं कि अगले महीने तक का और समय देना चाहते हैं, यानी 1 महीने और देना चाहते हैं CDSL में। हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी एक्शन पिछले दिनों नजर आया। CDSL 1200 की खरीदारी, 1 महीने का नजरिया, अजीत जी क्या राय होगी? सर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसीलिए नहीं क्योंकि लिए बढ़ चुका है, इसीलिए क्योंकि लिए एक सप्लाई जोन के पास है 1803 से लेके वो 1853 तक का एक सप्लाई जोन है, उस बीच पे ये टाइम स्पेंड कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी एक 25,200 क्रॉस अभी तक कर नहीं पा रहा है। अगर वो होता है तो फिर इसमें बने रहे, नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट मुझे है ऐसा लगता है कि लॉक करना है क्योंकि एक अच्छा करेक्शन वापस एक CDSL में देखने को मिल सकता है। और ऊपरी स्तर पे इसका जो प्रीवियस हाई है 1966 वहां तक एक बार ये जा सकता है अगर ओनली इफ इट ब्रेक्स, मतलब ऊपरी तरफ से 1850 अगर क्रॉस करता तो ही इसमें आगे का मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो ये पिछला सप्लाई जोन के पास 3-4 दिन हो चुके हैं टाइम स्पेंड और मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। तो CDSL में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की आपको सलाह। जो भी आपका कैपिटल है कम से कम उतना तो आप निकाल ही लीजिए, या आपको लगता है कि और निकल सकते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। और जिन लेवल्स का अजीत जी ने जिक्र किया उन लेवल्स का थोड़ा इंतजार कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सतीश शर्मा जी का सवाल लेते हैं। एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 2350 2350 के भाव पे खरीदारी की हुई है एशियन पेंट्स में। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है एशियन पेंट्स के लिए। बताइए क्या करना चाहिए? फिलहाल नुकसान में है अजीत एशियन पेंट्स में। और एशियन एशियन पेंट कोई भी टाइम फ्रेम पे लोअर टॉप लोअर बॉटम ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई रिवर्स जब तक रिवर्सल नहीं बनेगा इस स्टॉक में बनने का मुझे लगता नहीं है कि कोई फायदा होने वाला। तो एग्जिट करके दूसरा अच्छे मोमेंटम स्टॉक से, अभी मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव हो चुका है तो अच्छे स्टॉक पे इन्वेस्ट करें तो बेटर। ये भी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी तक अच्छा स्टॉक रहा है काफी सालों से, मगर अभी लास्ट 2 to 3 years हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया, इसका मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ऐसे जब स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो डीप करेक्शन के बाद ही इसके अंदर एंट्री करना चाहिए। यहाँ पे कोई रिवर्सल कोई भी टाइम फ्रेम पे नहीं है तो थोड़ा साइडवेज हो जाएगी इसमें।
करके दूसरे क्वालिटी स्टॉक्स की ओर देखिए। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव नजर आते हुए। दिव्या का सवाल लेते हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहती हैं। 1988 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर हैं। पूछ रही हैं सर आगे क्या करना चाहिए कोचीन शिपयार्ड में, फिलहाल फायदे में है। अजीत जी। सर होल्ड कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2100 का रख के चले। अगर एक छोटा हेल्दी करेक्शन आ रहा है तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके शायद 2 या 3 दिन कंसोल्ट करके वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, तो मेरा उम्मीद रहेगा कि ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ चले। तो 2100 का जो है वो एक उनका ट्रेलिंग होना चाहिए एग्जिट के लिए, क्योंकि उसके नीचे इसमें डीपर करेक्शन आने की संभावना है। तो का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और वहां से अगर नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह। वैसे पॉजिटिव अभी नजर आ रहा है तो आप बने रहें। चलिए अगला सवाल लेते हैं सैयद जावेद का। एलएनटी पर राय जानना चाहते हैं। 3636 3636 ये है इनकी बाइंग प्राइस। इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है। फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है स्टॉक का। एलएनटी में क्या करें? 3636 की बाइंग कैसे है अजीत? सर अगर इनका मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है तो ये होल्ड कर सकते हैं। अगर वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है तो इनको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास स्टॉक काफी टाइम से मोमेंटम में नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इनका मीडियम टर्म है तो 3600 जो है, जब तक ब्रेक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ये बने रह सकते हैं। और मीडियम टर्म के लिए 3520 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो नहीं ब्रीच करता है तो मीडियम टर्म के लिए भी ये बन सकते हैं। स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है और हायर बॉटम हायर टॉप हर एक टाइम फ्रेम पे बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टर्म के लिए बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि YouTube पर आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। अजीत जी बताइए आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? तो 2 स्टॉक मैंने लाया है। एक बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक। आज काफी बैंकिंग जो है थोड़ा दबाव में रहने के बावजूद भी बैंक निफ्टी ये स्टॉक ने काफी अच्छा पैटर्न दिया है, तो इसको बाई कर सकते हैं। सीएमपी पे स्टॉप लॉस 1190 का लगाए और टारगेट है 1300 का लगाए। ये एक्सिस बैंक में है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक पिक है वो जो आज जो सेक्टर में जो ज्यादा पार्टिसिपेशन देखा वो आईटी सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक आईटी सेक्टर 3 से 4% या 5% का एक रैली देखने को मिल सकता है। तो उसमें से जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है टेक कैम, जो 1611 के आसपास चल रहा है। तो 1555 का स्टॉप लॉस लगा के 1700 तक का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ये दोनों जो स्टॉक है टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है पूरे टाइम फ्रेम पे। चलिए तो ये दो स्टॉक का सलाह मिलती हुई खरीदारी की वीआईपी सेगमेंट में इस वक्त अजीत जी की तरफ से। अजीत जी अपना डिस्क्लेमर भी दे दें। अजीत जी अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। चलिए लगता है कुछ तकनीकी खामी हो गई है। चलिए इन सबके बीच में शुक्रिया करेंगे अजीत जी शो में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कल यानी कल के बाजार में कल कौन कौन से इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, जो बाजार में फैक्टर बन सकते हैं। तो कल सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका में मई सीपीआई, महंगाई, फेडरल बजट, बैलेंस आंकड़े आने वाले हैं, इस पर भी नजर रहेगी। जापान में पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के भी आंकड़े जारी होंगे। वहीं सिटी यूनियन बैंक की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, इस पर भी नजर रहेगी। हिंदुस्तान जिंक का बोर्ड डिविडेंड पर चर्चा करेगा, यह भी खबर रहेगी। डिविडेंड से फायदे का मौका, डिविडेंड के लिए ट्रेंड, टाटा केमिकल और आईसीआईसीआई प्रू खरीदने का आज आखिरी दिन है। तो ये वो तमाम ट्रिगर्स हैं जिनको आपको नजर रखनी है। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए हमें इजाजत दीजिए।
आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।